आज करेंगे हम केवाईसी गाइडलाइन पर ये सेशन। तो आशा करता हूँ कि स्क्रीन आपको बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। और ये उस मोड में चला गया, नहीं इसको दूसरे मोड में शेयर करते हैं, बेसिक मोड में शेयर करते हैं ताकि आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। और जो है आपको सवाल आपको कराने का मैं कोशिश करता हूँ। तो अभी हम लोग करेंगे केवाईसी गाइडलाइन पर एक सेशन करेंगे। वाह, है ना, ये भी सही दिख रहा है राजू नयन जी। तो अभी इस सेशन में कुछ सवाल आएंगे आपके स्क्रीन पर। सवालों का जवाब जो है आप लोग जो है देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, या चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सवाल आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि ऐसे सवाल अगर प्रमोशन एग्जाम में आए तो आप उसका कैसा हल कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है इस तरह से। एक मिनट, आप एक मिनट प्रतीक्षा करिए। क्या शंकर जी, आपकी यस आवाज सर। नहीं आ यस सर, यस सर। और सब बढ़िया है? हाँ सर, सब बढ़िया है, एकदम मस्त। आज पूरे ध्यान से सेशन आप अटेंड कर रहे हैं। नहीं, कहाँ कर रहा हूँ, अभी तो आया, अभी तो मैं जुड़ा था, मुझे पता ही नहीं लगा अभी क्या पढ़ाया है सर ने। एचआर पॉलिसी पढ़ाई है ना? नहीं, ये स्टाफ व्हीकल लोन के बारे में बताया था उन्होंने। सेंट्रल बैंक ऑफ का ये था, इंटरनल सेशन था उनका। अच्छा, सबका एक ही होगा ये तो, जहां तक है पीएसबी बैंक का तो सब एक ही होगा। ओके, तो आइए अभी हम करते हैं केवाईसी पर कुछ सवाल करते हैं। और सवाल करते करते हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, और फिर आपका ये पूरा केवाईसी का रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, आपको सही तरीके से स्क्रीन क्लियर तरीके से दिख रहा होगा राजू नयन जी, बराबर यस। दिख? बहुत यस बढ़िया। सर। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। सवाल नंबर ये देखिए, पहला आ गया आपकी स्क्रीन पर। सवाल सिंपल सा सवाल है, तो ये आप सभी साथी जो हैं इसको कर लेंगे। सवाल है पहला, द टर्म केवाईसी रिफर टू। तो जो केवाईसी है उसका फुल फॉर्म पूछा गया है। सर सी, नाउ योर कस्टमर। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। तो इसका सीधा सीधा जवाब, ये बहुमूल्य एकदम हमारे नितेश जी आज ना अपना बराबर कर लेंगे इसको सब आज ना। ये हैं नीलेश जी। तो पहला सवाल जो है, द टर्म केवाईसी रिफर टू नो योर कस्टमर, है ना, एकदम बिग बॉस क्या बोलते हैं वो, कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आता है, ऐसा लग रहा है ना राजू ने जी? अच्छा लग रहा है स्क्रीन है? क्या लग रहा है सर? बराबर लग रहा है। तो ये है केवाईसी का फुल फॉर्म, नो योर कस्टमर। और हम लोग सीख रहे हैं केवाईसी बातों ही बातों में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, द एब्रीवेशन AML स्टैंड फॉर। AML का फुल फॉर्म क्या है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML का फुल फॉर्म क्या है ये एंटी मनी पूछा गया है। लॉन्ड्रिंग। और AML का डी फुल फॉर्म है, अभी डी सभी होगा। बता रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये AML का फुल फॉर्म है। हालांकि ये सवाल जो है बहुत पहले पूछे जाते थे बहुत सारा, लेकिन हमने ये आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरुआत से पूरा केवाईसी को क्वेश्चन के माध्यम से बताने की कोशिश किए हैं। तो यस पहला, सर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML जो है उसका फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अगला सवाल हम लेते हैं स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, द टर्म PMLA स्टैंड फॉर। PMLA का फुल फॉर्म क्या है, ये जो सवाल है आपके स्क्रीन पर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है PMLA का? मनी प्रिवेंशन लॉन्ड्रिंग ऑफ एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, डी। बहुत बढ़िया। ये मैं ऐसा करता हूँ कि जिसको पूछूंगा वही जवाब देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो यस, जवाब दीजिए जरा हमारे शंकर जी महाराज, क्या होगा इसका जवाब? है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, द KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन हैव बीन इशूड बाय RBI अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ व्हिच एक्ट? ऑप्शन ए सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949,
सेक्शन बी, ऑप्शन बी सेक्शन 45Y ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 35 ऑफ आरबीआई एक्ट, ऑप्शन डी सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। यस, कंदकतला नरेश जी बताएंगे जरा क्या इसका उत्तर हो सकता है कि केवाईसी गाइडलाइन जो है सेक्शन इसमें क्या 35 क्या है, ऑफ कौन सी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अरे वाह, बहुत ये बढ़िया, शानदार। सर अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 1949। भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइन इशू किया, और ये केवाईसी के गाइडलाइन उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर इस केवाईसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया या वो पकड़े गए तो उनमें पेनल्टी प्रोविजन है, और भी रेपुटेशनल जो है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो एक मॉनेटरी भी आपको पेनल्टी कई बैंकों को दी जाती है इसके तहत। इसीलिए केवाईसी के नियमों का जो है पालन बहुत ही गंभीरता से और सुनिश्चितता के साथ करने होते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद द रिस्पेक्ट ऑफ केवाईसी एमएल सीएफटी गाइडलाइन। तो यहाँ पर केवाईसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, नो योर कस्टमर। एएमएल का फुल फॉर्म क्या है आपका, हो गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सीएफटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, सीएफटी का फुल फॉर्म शंकर जी बताइए, सीएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्बैटिंग फाइनेंस फाइनेंशियल टेररिज्म। टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तीनों गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है, इसमें ये बात कही गई है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है प्रिवेंटिंग बैंक्स फ्रॉम being used by criminal element for money laundering intentionally or unintentionally। बिल्कुल सही है ये भी। और इनेबलिंग जो है बैंक्स, ये भी बात कही गई है, ये भी सही है। तो ऐसे तो आप लोग सवाल पढ़ोगे नहीं, यहाँ ऑल ऑफ द अबव दिया है तो टिक लगा दोगे प्रमोशन एग्जाम के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग न केवल एमसीक्यू कर रहे हैं बल्कि इस केवाईसी गाइडलाइन को भी पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एज पर द केवाईसी गाइडलाइन एक कस्टमर इस, कस्टमर का डेफिनेशन पूछा गया है। कस्टमर क्या है केवाईसी गाइडलाइन के तहत? तो ऐसे तो कस्टमर का डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन केवाईसी गाइडलाइन में इसका जिक्र किया गया है। ए पर्सन आर एंटिटी दैट हैज ए अकाउंट एंड आर हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, ये भी कस्टमर है, बराबर है। एक कस्टमर या एंटिटी जो एक बैंक में अकाउंट है या बैंक के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो कस्टमर का डेफिनेशन है। बी, ये द वन पर्सन एंटिटी ऑन हुज बिहाफ ऑफ द अकाउंट इज मेंटेन, बेनिफिशियल ओनर जिसको कहते हैं। एक बेनिफिशियल ओनर होता है, उसके बिहाफ पर, जैसे कंपनी का एक बेनिफिशियल ओनर होता है, उसके बिहाफ पर एक अकाउंट रहता है। बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शन डन बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएट सच एज स्टॉक ब्रोकर, चार्टेड अकाउंटेंट, सॉलिसिटर। तो ये सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होंगे कस्टमर की व्याख्या के हिसाब से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड फॉर्म द की एलिमेंट बैंक्स केवाईसी पॉलिसी। बैंक के जो की एलिमेंट हैं वो 4 की एलिमेंट होते हैं केवाईसी में। वो होते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर चारों के चारों दिया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। तो ये जो 4 है ये ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का क्वेश्चन है, जब भी केवाईसी में आता है तो ये सवाल पूछे जाते हैं, चाहे बड़े स्केल में ही क्यों ना हो, कि केवाईसी के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, की एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये चारों सही है, इसलिए यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के आधार पर ऑप्शन दिया है, देखिए, नो अकाउंट शुड बी ओपन इन एनोनमस और फिक्सियस बेनामी नेम्स। तो ये कथन सत्य है कि असत्य है? कथन ये कहा गया है कि कोई भी अकाउंट बेनामी नहीं खोला जाएगा, तो कथन सही है, बराबर सही है। बी देखें, नो अकाउंट शुड बी ओपन और एन एग्जिस्टिंग अकाउंट इज क्लोज्ड
where the bank is unable to apply appropriate customer due diligence measure। कोई भी अकाउंट जो है किसी शुड बी ओपन, कोई भी अकाउंट ऐसे ही खोला ना जाएगा, नहीं बंद किया जाएगा, और ड्यू डिलीजेंस रहेगा तभी खोला जाएगा, ऐसा बात कहा गया। ये भी सही है। बैंक शुड प्रिपेयर ए प्रोफाइल फॉर ईच न्यू कस्टमर बेस्ड ऑन इट्स रिस्क कैटेगराइजेशन। ये भी बैंक शुड प्रिपेयर ए प्रोफाइल फॉर ईच न्यू कस्टमर बेस्ड ऑन इट्स रिस्क कैटेगराइजेशन। और NPO NGO promoted by United Nations or its agencies are classified as a high risk customer। तो यहाँ पर बोला गया है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में कौन सा कथन असत्य है, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर असत्य होगा, ये कथन होगा D, जहाँ पर ये कहा गया है NPO NGO promoted by यूनाइटेड नेशन और इट्स एजेंसीज आर क्लासिफाइड एज ए हाई रिस्क कस्टमर, क्योंकि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आपको रिस्क कैटेगराइजेशन नहीं करना है, बाकी चीजें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का है, बट ये रिस्क कैटेगराइजेशन के लिए अलग से ही एलिमेंट है। यहाँ पर पहले ही एलिमेंट की बात हो रही है जिसमें कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी की बात कही गई है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये कोई साथी है ना, पेन न चलाएं स्क्रीन पर, या स्क्रीन को टच ना करें, नहीं तो क्या होता है ये पूरा जो है चला जाता है, आपका पेन चला जाता है वहां पर, तो आप जो है पेन बिल्कुल नहीं चलाएं। अगला सवाल है एज पर KYC गाइडलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाय बैंक्स व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल। नीलेश जी क्या होगा इसका उत्तर? कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ पर राशन कार्ड है इसका। राशन कार्ड को नहीं मानते? तो ये हो गया राशन कार्ड। राशन कार्ड। हम राशन कार्ड को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानते, तो ये हो जाएगा आंसर इसका राशन कार्ड। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 3rd अमेंडमेंट रूल्स 2010 स्मॉल अकाउंट मीन्स ए सेविंग अकाउंट इन ए बैंकिंग कंपनी वेयर। एक स्मॉल अकाउंट किसे कहते हैं ये बात कही गई है। तो एक स्मॉल अकाउंट उसे कहेंगे जिसमें साल भर में 1 लाख से ज्यादा जमा ना हो। पहला आंसर सही है। द एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड ₹1 लाख। 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं हो सकता है। बी, द एग्रीगेट ऑफ विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर इन ए मंथ डज नॉट एक्सीड ₹10,000। ये भी सही है। द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹50,000। ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, एज पर KYC गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डू बैंक्स रिक्वायर टू ओपन एन अकाउंट फॉर कंपनी। कंपनी के अकाउंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं ये बात कही गई है। तो जब भी कोई कंपनी का अकाउंट आपके पास आएगा तो आप 4 डॉक्यूमेंट लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेते हैं? पहला डॉक्यूमेंट तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेते हैं। क्या लेते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो बी में है देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है राजू नैन जी? एक बार कंपनी के अकाउंट में बताया होंगे किसी वीडियो में। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का क्या होता है, वो आउटवर्ड चार्टर ऑफ ए कंपनी होता है। एक कंपनी का आउटवर्ड चार्टर होता है जिसमें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, उसका जो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कैपिटल क्या है, इसके बारे में जानकारी उसमें दी होती है। कंपनी किस काम के लिए जिम्मेदार रहेगा नहीं रहेगा, ये जो है इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहता है। दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये है जिसमें कंपनी के इंटरनल वर्किंग के बारे में बताना होता है, इंटरनल कंपनी क्या क्या काम करेगी। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसको बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और एक होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें कंपनी जो होता है, कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर क्या कर सकता है, डेलीगेशन पावर क्या है, नहीं कर सकता है, कौन ऑपरेट करेगा, अकाउंट कैसे चलेगा, ये सारी चीजें। तो ये सारे सही हैं। एक चीज जो हटाया गया है वो है 2013 में जो कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट आया, तो 2013 में एक बात को यहाँ से हटा दिया गया, वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को हटा दिया गया, जिसमें कंपनियां ये सर्टिफिकेट दे दी थी कि हमारा बिजनेस जो है शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए जरा इधर राजू नैन जी, सवाल पढ़िए जरा।
As per KYC guidelines, which of the following documents do banks required to open an account for a partnership firm? हाँ जी, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन सी है टेलीफोन बिल इन द नेम ऑफ फर्म, और ऑप्शन डी है ऑल एबव। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑल अबव होगा। क्यों ऑल अबव होगा? रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप का वहाँ रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर लोन लेते हैं, तो ये भी सही है। पार्टनरशिप डीड चाहिए होता है, टेलीफोन बिल वगैरह चाहिए ड्यू डिलिजेंस करने के लिए पार्टनर्स का, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। एज पर द केवाईसी गाइडलाइन ऑल ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस are required to submit documentary proof of their lawful existence while opening an account in the bank. Which of the following does not fulfill that criteria? तो यहाँ ट्रस्ट और फाउंडेशन के अकाउंट ओपनिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया उनके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ रजिस्टर्ड, बी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सी है पावर ऑफ अटॉर्नी granted to transact for business on its behalf, D है resolution of management body of the foundation association। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहिए होगा क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के केस में चाहिए होता है, इसीलिए यहाँ ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट ट्रस्ट और फाउंडेशन के केस में चाहिए। तो ये सवाल है ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहां पर रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी जो है इसको इशू करता है, जो रजिस्ट्रार्ड ऑफ कंपनी है इशू करता है, और इसके बिना जो है कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो पूरा चीज तो कंपनी से रिलेटेड है और सवाल जो है ट्रस्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये मिसमैच ऑप्शन है। ये सर 2013 में कहाँ से हटाया गया सर इनकॉर्पोरेशन? नहीं, इनकॉर्पोरेशन नहीं हटाया है, 2013 में हटाया है, Commencement। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को हटाया है। एक सर्टिफिकेट देना होता था कंपनियों को कि उन सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसको हटाया गया। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर द अमेंडमेंट ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चाहिए। ठीक है, बराबर। ओके सर, ओके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। As per KYC guideline, while opening account for proprietorship concerned bank require, अगर कोई proprietorship फॉर्म है, proprietorship फॉर्म है, तो उसमें कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे? पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब फॉर्म का रजिस्ट्रेशन। दूसरा सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय द म्युनिसिपल बॉडी अथॉरिटी अंडर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। पहला तो चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई फॉर्म रजिस्टर्ड हो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई म्युनिसिपल बॉडी या अथॉरिटी दिया है जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके तहत, तो भी चाहिए। और सी सेल या इनकम टैक्स रिटर्न, CST वैट सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव सभी जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई, जैसे अभी हमारे शंकर जी हैं, ये शंकर जी हैं, लेकिन वो खोलना चाहते हैं शंकर एंड शंकर लॉ फर्म, ऐसा करके खोलेंगे तो एक फर्म, तो प्रोप्राइटरशिप होंगे शंकर सिंह, तो यहाँ पर जो है उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। एज पर KYC गाइडलाइन व्हाइल ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ बोथ आइडेंटिटी एंड एड्रेस? कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको जो है प्रूफ के तौर भी स्वीकार किया जाता है, एड्रेस प्रूफ के तौर भी, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर भी स्वीकार किया जाता है? पासपोर्ट, वोटर ID, आधार कार्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी को स्वीकार किया जाएगा। किसको? सभी को स्वीकार किया जाएगा। पासपोर्ट में भी एड्रेस रहता है, फोटो रहता है, वोटर ID में भी, आधार कार्ड में भी, तो ऑल ऑफ द अबव स्वीकार किया जाएगा। अगर यहाँ पर पैन कार्ड होता तो पैन कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर नहीं है तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UCIC? UCIC का फुल फॉर्म पूछा गया है, और UCIC जो है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। UCIC का फुल फॉर्म होगा
यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। एक कस्टमर जो होगा उसका एक यूनिक कोड होगा जिसको बोलते हैं यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, UCIC। तो ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म तो ऐसे है कि कहीं से भी पूछ लेता है, तो जो भी आता है उसको पढ़ के जाइए, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज ए पूल्ड अकाउंट बाय द बैंक्स। ये सवाल पिछले साल काफी पूछा गया कि जो पूल्ड अकाउंट किसे कहा जाता है। और पूल्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल इंटरमीडिएट्स के माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ इंटाइटल्स लाइक म्यूचुअल फंड, पेंशन एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ फंड। तो पूल अकाउंट जो है ये पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन भी सही है, अकाउंट्स मैनेज बाय द लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट आर स्टॉक ब्रोकर फॉर फंड हेल्ड ऑन डिपॉजिट आर इन escrow account for a range of client। और सी है, अकाउंट्स ऑफ वेरिएट क्लाइंट इनिशिएटेड अंडर कॉमन स्कीम्स आर बिलोंगिंग टू द सेम डेमोग्राफी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी पूल अकाउंट को डेफिनेशन करते हैं कि एक पूल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो प्रोफेशनल इंटरमीडिएट्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड के हैं, पेंशन फंड है, उनका किया जाता है। तो यहाँ पर ए एंड बी सही है। अगला स्क्रू सवाल अकाउंट क्या होता है सर? हाँ जी, स्क्रू अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एक मिरर अकाउंट होता है जो मैनेज किया जाता है ये फंड मैनेजर के माध्यम से। वो मिरर अकाउंट को डेबिट हो जाता है, बाद में रिकंसिलिएशन के बाद वो अकाउंट को रिकंसाइल किया जाता है, उसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। और एस्क्रो अकाउंट जो है, जैसे कोई इंटरमीडिएटरीज है, स्टॉक ब्रोकर है या फंड मैनेज करते हैं, उनको ये अकाउंट खोलने के लिए जो है ये मैंडेटरी होता है। या ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां पर से पैसा जो है आपको उससे रोटेट करना है, जैसे बड़े अकाउंट में है उनमें स्क्रू अकाउंट खोला जाता है, स्क्रू अकाउंट में जमा करते हैं, उनके कोई टर्म्स एंड कंडीशन पूरा होता है, उसके बाद उनको मेन अकाउंट में ले जाना है, इसलिए उसको स्क्रू अकाउंट कहते हैं। कोई अमाउंट वहां से स्पेशल पर्पस अकाउंट। हाँ, स्पेशल पर्पस अकाउंट। दूसरा उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पार्टी ने कमिटमेंट किया है मैं 5 करोड़ दूंगा, फिर उसके बाद वहां से मेरे मेन अकाउंट में ले जाना है, तो उसको पार्क करेंगे स्क्रू अकाउंट में, फिर जब 5 करोड़ पूरा हो जाएगा तो फिर उसको ले जाएंगे मेन अकाउंट में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके हाँ यहाँ पर जो होगा फुल अकाउंट का, तो ये आंसर ये आप देख लिए। अगला अकाउंट है, एज पर KYC गाइडलाइन द टर्म बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर जो है वो अभी आप लोगों ने जितने भी अकाउंट खोले होंगे उनमें बेनिफिशियल ओनर जो है आप लोगों ने डाला होगा। तो बेनिफिशियल ओनर के लिए क्या परिभाषा है, ये बात कही गई है। KYC गाइडलाइन में बेनिफिशियल ओनर को समझाया गया है कि बेनिफिशियल ओनर विल बी ए नेचुरल पर्सन हु अल्टीमेटली ओन्स और कंट्रोल ए क्लाइंट। बेनिफिशियल ओनर की एक परिभाषा दी गई है। मान लीजिए कोई अकाउंट है जो शंकर एंड शंकर कंपनी का अकाउंट है, लेकिन वो तो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो उस कंपनी का एक बेनिफिशियल ओनर होगा, और वो बेनिफिशियल ओनर होगा एक नेचुरल पर्सन जो या तो उस कंपनी को ओन करता हो, या उसका कंट्रोल करता हो, या उसका एक क्लाइंट हो। तो द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, उस एक पर्सन जिसके बिहाफ पर ये ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ये पर्सन हु एक्सरसाइज अल्टीमेट इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द जुडिशियल पर्सन। तो ये सारी चीजें बेनिफिशियल ओनर का डेफिनेशन है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। तो बेनिफिशियल ओनर आपने देखा भी होगा कि किसी भी कंपनी के अकाउंट में, उसके अकाउंट में जब तक बेनिफिशियल ओनर ऐड नहीं करेंगे तो उसमें KYC कंप्लायंस नहीं माना जाता है। तो बेनिफिशियल ओनर होगा एक नेचुरल पर्सन जो उसका मालिक हो सकता है, उसका कंट्रोल उसके पास हो, या उसके बिहाफ पर ट्रांजेक्शन कर रहा हो, या उसके पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन में आता हो, उसका जो एक्सरसाइज करता हो, उसके अधिकारों का उपयोग करता हो। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव होंगे बेनिफिशियल ओनर में। अब बेनिफिशियल ओनर के लिए ये सवाल जो है काफी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। हाँ जी शंकर जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कितना % वो ओनरशिप वहां रखता है कंपनी के केस में, शेयर में, उनके कैपिटल में, तो या प्रॉफिट में, तो वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा कंपनी के केस में। कितना 30% सर। 30%, 35%, 25%, 15%। तो कंपनी के केस में ये है 25%,
और पार्टनरशिप वगैरह के जो फॉर्म में होता है 15% होता है। तो कंट्रोलिंग अगर किसी कंपनी के केस में किसी इंडिविजुअल पर्सन या नेचुरल पर्सन का शेयर कैपिटल या प्रॉफिट जो ज्यूरिडिक्शन में होगा 25%, तो ये हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर, ये हो जाएगा बेनिफिशियल ओनर। अगला सवाल देखिए, पार्टनरशिप के केस में सवाल पूछ लिया कि अगर किसी मैं अगर इंटाइटलमेंट या किसी नेचुरल पर्सन का कैपिटल प्रॉफिट में जो हिस्सा है 15% है ओनरशिप, तो वो पर्सन जो है बेनिफिशियल ओनर कहलाएगा किस केस में? पार्टनरशिप, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप के केस में कंट्रोलिंग ओनरशिप, प्रॉफिट, कैपिटल, शेयर या ज्यूरिडिशियल पर्सन में ये होगा पार्टनरशिप के केस में 15% और कंपनी के केस में 25%, तब वो बेनिफिशियल ओनर कहलाएंगे। अगला है कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट मीन्स ओनरशिप ऑफ एंटाइटलमेंट टू मोर देन द प्रॉपर्टी और कैपिटल प्रॉफिट a person where the judicial person is an unincorporate association of body। अगर unincorporate association of body है तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर कौन कहलाएगा? जिसका 15% जो है उसमें शेयर होगा इस कंट्रोलिंग पर्सन का, तो होगा बेनिफिशियल ओनर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। It is not necessary to identify and verify the identity of beneficial owner। It is not necessary to identify and verify the identity of beneficial owner। किस केस में बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई वेरीफाई नहीं करना है, ये कहा गया है। ऐसे केस जहां पर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वहां पर बेनिफिशियल ओनर को वेरीफाई नहीं करना है। दूसरा, अगर एक मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, वेरीफाई नहीं करना है बेनिफिशियल ओनर को, लेकिन बाकी में करना है। तो दो केस ऐसे हैं जहां पर अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो उसका कौन बेनिफिशियल ओनर है उसको जो है नहीं करना है आपको वेरीफाई। और दूसरा, एक मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज कंपनीज है तो उसको भी नहीं करना है। तो यहाँ आंसर होगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ होगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पूछा गया है कि ए फॉरेन स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंडिया wants to open a bank account। The bank can open account on the basis of his or her passport containing proof of identity and address in the home country along with a photograph and later offering admission from the educational institution। कोई विदेश का स्टूडेंट इंडिया में आके वो जो है एक अकाउंट खोलना चाहता है और उसके पास पासपोर्ट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस उनका होम कंट्री का और एक फोटोग्राफ, साथ ही साथ यहाँ पर कोई ऑफर लेटर है उसके पास कि इंडिया में उसको एजुकेशन करने के लिए ऑफर है। तो ऐसे केसेस में वो कौन सा खाता खोल पाएगा? कौन सा खाता खोलेगा? एनआरई, एनआरओ, एनआर जो एफसीएनआर है, ये सी ऑप्शन जो है एफसीएनआर है, आर एनी वन ऑफ द अबव। तो यहाँ एनी वन आर मोर ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट है, इंडिया में आया है, अकाउंट खोलना चाहता है, तो ये एनआरओ खोलेगा। क्या खोलेगा? एनआरओ अकाउंट खोलेगा। जैसे फॉरेन विजिटर्स आते हैं ना, तो उन लोग भी एनआरओ खोलते हैं, एनआरओ अकाउंट। तो यहाँ पर एनआरओ उसका सही उत्तर होगा, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर देखिए। द बैंक ओपन्स द अकाउंट ऑफ ए फॉरेन स्टूडेंट with address verification still pending। The bank instruct the student to operate it within 30 days period, staying the condition that foreign remittance must not be exceed how much rupees in the account and monthly withdrawal to not go beyond rupees 50,000। यहाँ पर एक बात कही गई है कि जब भी कोई फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर खाता खोलता है और उसका एड्रेस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो बैंक उसको कहता है कि जो स्टूडेंट है वो 30 दिन तक इसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन कितने रुपए से ज़्यादा वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
उस रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस जो है उसको उसमें नहीं आएंगे, उसकी बात कही गई है। और मंथली विड्रॉल जो है वो 50,000 तक ही कर पाएगा। तो ये जो है 1,000 यूएस डॉलर ही कर सकता है। 1,000 यूएस डॉलर जो है वो फॉरेन रेमिटेंस ले सकता है उस खाते में 30 डेज तक। फिर उसके बाद उसको एड्रेस प्रूफ वगैरह सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर एक फॉरेन स्टूडेंट के बारे में बात कही गई है, उसका एड्रेस वेरिफिकेशन पेंडिंग है, सारे डॉक्यूमेंट दिए लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो उस स्टूडेंट को ऑपरेट करने की अनुमति दी जाएगी 30 दिन के पीरियड में, एक कंडीशन के साथ कि फॉरेन रेमिटेंस जो है उस अकाउंट में 1,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मंथली विड्रॉल जो है 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है आपका, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय ए नॉन अकाउंट बेस्ड कस्टमर, वॉक इन कस्टमर। इस पूरे सवाल को पढ़ने से ये है कि अगर एक कस्टमर आता है, वॉक इन कस्टमर कहलाते हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन या सेवरल ट्रांजेक्शन वो किस रेंज में कर सकता है, ये बात कही गई है। वॉक इन कस्टमर का मतलब ये हुआ, क्या हुआ शंकर जी, वॉक इन कस्टमर किसे कहते हैं? जिसका खाता नहीं है और आके बैंकिंग करना चाहता है उसको वॉक इन कस्टमर कहते हैं। ठीक है, जिसने आपके बैंक में खाता नहीं रखा है, घूमते फिरते आया यस और सर, करना चाहता है, तो इसके लिए तो यस, सीधा आंसर क्या आंसर होगा? सी, सी। सी, जय माता दी, है ना, सी। क्योंकि एक यस सर, वॉकिंग कस्टमर है, वो खाता नहीं खोला है आपके यहाँ और वो ट्रांजेक्शन करना चाहता है, तो उसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है आपका 50,000। और कस्टमर अगर इस 50,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन जो है वो करेगा तो वो अकाउंट बेस ही करेगा। ये नॉन अकाउंट बेस है जिसको वॉक इन कस्टमर कहते हैं। अगला सवाल है, इफ ए बैंक सस्पेक्ट दैट ए कस्टमर इज intentionally structuring a transaction into a series of transaction below the threshold limit, the bank should verify and identify the address of the customer and also consider filing suspicious transaction to the Financial Intelligence Unit of India। ये कहा गया है, एक ग्राहक है, ठीक है शंकर जी, आपके ब्रांच में आता है और वो क्या यस सर, करता है कि इरादतन कम कम यस छोटे सर, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करता है, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन करता है। तो ऐसे अगर ट्रांजेक्शन इंटेंशनली ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करता है कम अमाउंट का ताकि वो पकड़ा ना जाए, तो ऐसे अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन ट्रीट करना है। तो ये कितने रुपए के अंदर हो, तो ये कितने रुपए, कोई आता है 49,000 के डीडी बनाता है, 49,000 का फिर कुछ करेगा, बार बार यही 49,900 49,900 का, तो ये कौन से ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। तो 50,000। कहा गया है कि 50,000 से बिलो अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जिनको कोई कस्टमर इरादतन इस तरीके से ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कर रहा है, अभी आए सुबह वो 40,000 का डीडी बना रहा है, फिर डीडी बना रहा है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट का कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बैंक को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई उस व्यक्ति को पीछे पीछे जाओ, इधर लगा दो इनको, श्रीमंत जी को उसके पीछे पीछे। तो श्रीमंत जी जाएंगे, देखेंगे कहाँ रहता है, उसका एड्रेस वेड्रेस ढूंढ ढांड के उसको ना रिपोर्टिंग करनी ताकि कार्रवाई की जा सके। तो ये बात कही गई है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के पॉलिसी में, केवाईसी गाइडलाइन में। अगला है सवाल आपके स्क्रीन पर, द टर्म सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो सेबी का फुल फॉर्म जो है ये तो हमारे बता देंगे शंकर जी। शंकर जी सेबी का फुल फॉर्म बता दो जरा फटाक से। सेबी अभी तो हमने बताया ना, क्या स्टॉक अपने रेट बता दिया सेंट्रल बैंक का, 39 रुपये 95 पैसा। तो इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको करता है सेबी। और सिक्योरिटी, इसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। डी। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे देखने से सभी डाउटफुल लग रहा है ना, पहला वाला भी लगा देंगे ये लोग। स्टॉक एंड सेबी, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, तो ज्यादा लोग तो इसी में लगा देंगे स्टॉक। हाँ यही है, यही है सर, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बट कंफ्यूजन हो सकता है, डी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आज के सेशंस में हम लोग जो है काफ़ी इसी तरह से सवाल चर्चा कर रहे हैं। एक सवाल और लेते हैं, देखिए, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द केवाईसी नाम फॉर एंट्री ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर,
SEBI has categorized foreign portfolio investor based on their perceived risk profile. Which of the following is not a part of this categorization? इसमें ये बोला गया है कि केवाईसी नाम में जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आएंगे उसको सेबी ने एक कैटेगरी में रखा है, रिस्क प्रोफाइल के कैटेगरी में। तो उनमें से कौन सा पार्ट उस कैटेगराइजेशन में नहीं है? जैसे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो उसको रिस्क कैटेगरी में नहीं रखा है ना शंकर जी? अगर गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, बैंक्स में कोई पैसा आता है गवर्नमेंट एजेंसी में, तो उसको रिस्क कैटेगराइजेशन में नहीं रखा गया। अगर कोई रेगुलेटेड बोर्ड है, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कंपनीज है, तो उसको भी रिस्क में नहीं रखा गया। ये रखा गया है डी। अगर यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो रहे हैं, तो वहां पर यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंडोमेंट नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो इसको जो है रिस्क कैटेगरी में रखा है। अदरवाइज जो अदर बाकी हैं उनको रिस्क कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आता है और पैसा लगाता है इंडिया में, विदेशी पैसा लगाता है इंडिया में, तो उसको सेबी ने एक रिस्क कैटेगरी में डिवाइड किया है, उनमें से वो कौन सा नहीं है ये बोला गया है। तो ये जो ए, बी एंड सी हैं ये नहीं है, केवल डी है, इसको रिस्क कैटेगरी में रखा है। यूनिवर्सिटी रिलेटेड इंडोमेंट नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो इनको जो है ये रिस्क कैटेगराइजेशन में रखा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इन ऑर्डर टू रैशनलाइज द केवाईसी, तो यही सवाल है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग केवाईसी डॉक्यूमेंट आर मैंडेटरी फॉर एलिजिबल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर ओपनिंग ए बैंक अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। यहाँ पर पूछा गया अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने के उद्देश्य से आता है, तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आता है, अगर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है तो उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां होंगी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर आएंगे, तो ये इनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें चार्टर लिखा रहता है, उसमें उनका नाम लिखा रहेगा, उद्देश्य लिखा रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें वो क्या काम कर सकता है नहीं कर सकता वो लिखा रहेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी चाहिए, पैन कार्ड, सारी चीज़ें चाहिए, सेबी का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, क्योंकि ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी उनमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये ऑल सभी चाहिए, सभी चीज़ें ये चाहिए। अगर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक में खाता खोलना चाहेगा तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यही सवाल जो हम लिए थे अभी, यही सवाल है अगला सवाल जो है अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो आज जो है ये 30 सवाल हमने यहाँ पर आपके सामने जो है डिस्कस किए केवाईसी से जुड़ा हुआ, और ऐसे कई सेशन हम लोग केवाईसी से जुड़ा हुआ ले चुके हैं शंकर जी, फिर भी ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ सवाल बाकी है ना? ऐसा लगता है ना केवाईसी से हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं है। हाँ, कुछ पढ़ा नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 7वां 8वां केवाईसी से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इस सवालों के जरिए हम लोगों ने कोशिश की है केवाईसी को पढ़ने के लिए, तो ऐसा लगता है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो ये महज पन्ना है, अभी तो ऐसा लगता है कि असली किताब बाकी है, असली किताब बाकी है। वाह जी वाह। तो जितना भी पढ़ो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बाकी है, मतलब कहने का उद्देश्य यही है। तो आज के सेशन में सीखने मिला अनुराग जी, केवाईसी के सेशन में सीखने मिला आपको? बिल्कुल। ओके ओके, आपका माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ओके, क्या नया चीज सीखने मिला जो आप नहीं जानते थे? होंडा सिटी की प्राइस 15 लाख, टॉप मॉडल। होंडा सिटी 15 लाख में आती नहीं है वैसे, महंगी हो सर गई। टॉप मॉडल। अच्छा, आती है क्या? सर कैनरा बैंक का नंबर दीजिए प्लीज। हाँ कैनरा बैंक का नंबर लगा दें सर प्लीज। लगा देंगे, कैनरा बैंक का लगा देंगे। अगले महीने टेस्ट है सर। कौन से तारीख को है? 28 जनवरी सर। 28 जनवरी है। ओके जी सर, करते हैं, उनका भी करेंगे।
सर सैटरडे हमारा संडे। सर हमारा SBI का 1 जनवरी को है, 1 मतलब जनवरी 2 को है। डेट आई है, 1 जनवरी और 8 जनवरी, उसमें से मतलब किसी में भी हमारा आ सकता है। ओके, बहुत बढ़िया जी। और इस सेशन से जो हमने सीखा वो ये सीखा है मेनली कि मतलब हमको जो अपने यहाँ बैंक की पॉलिसीज देखना है, उसमें ये देखना है कि 4 व्हीलर के लिए, ऑफिसर्स के लिए और क्लरिकल के लिए क्या डिफरेंस है, और 2 व्हीलर के लिए फिर उसमें मार्जिन मनी क्या है, मार्जिन मनी के बाद क्वांटम ऑफ फाइनेंस क्या है, फिर हमको देखना है कि अगर सेकेंड हैंड व्हीकल है तो उसके लिए क्या है, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हालांकि वो उतना आता नहीं है पर फिर भी, और फिर रीपेमेंट, रीपेमेंट पीरियड जैसे इसमें था 200 और 120 पुरानी के लिए, ऐसे हमारे यहाँ क्या चल रहा है, और 84 और 60 आपके यहाँ था, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ उसका क्या चल रहा है। फिर इंस्टॉलमेंट रेशो किस हिसाब से है, जैसे यहाँ पे 3/2 वो और स्टाफ 5। लोन में, स्टाफ लोन में इंस्टॉलमेंट रेशियो होता है, अदरवाइज दूसरे लोनों में रेशियो नहीं होता है, तो स्टाफ लोन में पूछता है हाँ, रेशियो। तो ये सब रेशियो चीज इसलिए पूछता हमारे है क्योंकि लिए। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, मूलधन अलग पे करेगा, इंटरेस्ट अलग पे करेगा। हाँ जी। हाँ, ये और एक चीज और कि मतलब जो उसका नेट सैलरी है वो 40% से कम टेक होम नहीं होना चाहिए, मतलब टेक आपने होम पूरा होना चाहिए। पूरा याद ही कर लिए पॉलिसी को प्रियंका मैडम, ये तो है, ये हमारे स्टेट बैंक के साथी हैं, लेकिन पूरा पॉलिसी बढ़िया याद हो गया, अच्छी बात है। सर आप पढ़ाते हैं तो वो पता नहीं कैसे एकदम चला जाता है सारा दिमाग में क्या। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छी बात है। मतलब कहने का तात्पर्य, एक बार अभी इसको पॉलिसी को पढ़ लिया ना, तो अब प्रियंका मैडम को पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, वो जो स्टाफ कन्वेंस लोन है। तो मैं ऐसे सीरीज ऑफ लोन रखा हूँ, बट धीरे धीरे आपका माइंड देख के, फिर जब मैंने बताया ना कुछ दिन छुट्टी वगैरह में हम लोग बहुत लंबा सेशन चला लेंगे, है ना, लंबा सेशन चला सर सर लेंगे। HR पॉलिसी पढ़ा दीजिए सर हमारे केंद्र बैंक की। HR पॉलिसी पढ़ा देंगे, ठीक है, HR पॉलिसी पढ़ा देंगे। तो सर एक और प्रियंका जो मैडम आपने ऐसा, हाँ पंचसूत्र बताया ना, वो भी हमको अच्छा लगा, कम से कम अब उससे हमारे लिए ये रहेगा कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट है, एक तो प्रोडक्ट की रेंज वास्ट है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है, सब क्या एक आध प्रोडक्ट होता तो बहुत अच्छा था। तो उससे अब ये है कि एक एक पेज बना लेंगे उसमें कि हाँ ये 5 हाँ, सूत्र लिखे, ये फिर 5 बस सूत्र, ये इसका एक प्रोडक्ट एजुकेशन लोन लिखना, का ये। एक प्रोडक्ट लिखना, हम्म, हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन में क्वांटम ऑफ फाइनेंस मैक्सिमम कितना है, तो फिर उसके बाद मार्जिन कितना है, तो इलिजिबिलिटी कितना हाँ है, तो ये सारे नेट हाँ टेक होम कितना है, ये सारी चीजें लिखते जाना। लेकिन कुछ पॉपुलर लोन स्कीम है जिनमें सवाल आते हैं, वो भी किसी दिन सेशन में बता दूंगा, उनको देखने की जरूरत है। वैसे स्कीम तो बहुत है आपके पास, है ना, भारत में जितनी यस सर। संख्या है उतने आपके बैंक की स्कीम्स हैं। सर, देते किसी को नहीं क्या बताएं। है। हाँ जी प्रियंका मैडम, केवाईसी में जो क्वेश्चंस लिए गए आपको कैसे लगे? बढ़िया क्वेश्चन थे सर सारे, है ना? कुछ सुने हुए भी थे, हाँ कुछ नए भी मिले। ये बेनिफिशियल ऑनर वाले जो थे ना सर, वो क्वेश्चन अच्छे लगे। वो नहीं पता था कंपनी के केस में कितना परसेंट है और पार्टनरशिप के केस में 25 एंड 15%। कंपनी वो के केस में क्वेश्चन नहीं पता 25% था। है। और बात, और हाँ, ये जी, जरूर आता है एग्जामिनेशन में। और क्या सीखने मिला? हम्म। और सर बात की भी जो कुछ क्वेश्चंस थे ना, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड वाले, वो भी बढ़िया लगे वो क्वेश्चन। वो नोट नहीं हाँ, कर पाई मैं, बट वो कर लूंगी मैं। कोई बात नहीं, अभी PDF में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आज हमारे शंकर जी खेतों में हैं, और ये हमारे जो अनुराग भाई को देख के ऐसा लग रहा है कि सवेरा हो गया। तो आप सभी से विदा लेते हैं। तो आप सभी, कल हम लोग फिर किसी दूसरे बैंक का, कल पंजाब नेशनल बैंक का एक पॉलिसी करूंगा, फिर एक सीरियल वाइज एक एक बैंक की एक एक पॉलिसी पढ़ेंगे। लेकिन हर बैंक की जो भी पॉलिसी पढ़ते हैं उससे अपने बैंक की पॉलिसी को आप नोट्स बना लीजिएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्या है, रिवीजन हो जाएगा जब आपका नंबर आएगा। और सवाल तो ऐसे ही मैं डेली मॉक टेस्ट या सवाल या सारी चीज़ें लेते रहूँगा। तो कल एक सेशन होगा इंग्लिश का, और एक सेशन होगा पंजाब नेशनल बैंक का स्पेशल सेशन होगा। और कुछ सवाल ऐसे लेंगे, जैसे आज सवाल हल की किसी टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करूंगा। तो चलिए, आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और सफलता के साथ कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। एक मॉक टेस्ट दूंगा, उसको करके सोइएगा। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको एक अच्छी नींद मिले, और शानदार सफलता के सुबह से आप सुबह में आप उसका शानदार आगाज हो। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर।